नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में गठबंधन की राजनीति की और खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की सियासत की। साथ ही महागठबंधन पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही बात होगी तेजस्वी की उस सियासत की जिसके तहत हर घर नौकरी को देने का दावा वो सत्ता तक पहुंचने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। उन्होंने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। सवाल ये है ये वादा कैसे पूरा होगा। लेकिन सबसे पहली बात चिराग पासवान और एनडीए में उनकी भूमिका की। बिहार चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी सिलसिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है और अंतिम दौर में चल रही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से भावनात्मक करीबी का हवाला देते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री है वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। प्रभु जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठक के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर आए, लेकिन सीट बंटवारे का खुलासा अभी तक नहीं किया। दरअसल एनडीए ने एलजेपी को पहले 22 सीटों का ऑफर दिया था, जिसे चिराग पासवान ने ठुकरा दिया था। वो 40 सीटों की मांग पर अड़े रहे, लेकिन अब समझौते का फॉर्मूला 25 से 27 सीटों के बीच तय होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 26 सीट पर यह फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन मुश्किल सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर नहीं है। सूत्रों की माने तो 3 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है, मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज सीट। सूत्रों का कहना है कि चिराग ये तीनों सीटें मांग रहे हैं। इनमें से मटिहानी सीट तो एलजेपी के पास ही है, लेकिन सिकंदरा सीट से जीतनराम मांझी के विधायक है, जबकि गोविंदगंज सीट जेडीयू के पास है। सूत्रों की माने तो इसके अलावा चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी को कम से कम राज्यसभा की 1 सीट और एमएलसी की भी 1 सीट दी जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान किसी आयोग में अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर चिराग पासवान और बीजेपी के बीच पिछले कुछ दिनों से खींचतान चल रही थी। नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडे ताबड़तोड़ चिराग पासवान से मुलाकात कर उन्हें मनाने में जुटे थे। साथ ही नित्यानंद राय को चिराग पासवान को मनाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान मान गए हैं, और चिराग पासवान माने हैं तो कितनी सीटों पर माने हैं। चिराग पासवान ने उन महत्वपूर्ण सीटों का क्या किया जिस पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल जो है वो विधायक है, लेकिन चिराग पासवान उन सीटों के लिए अड़े हुए हैं। अभी कई सारे पत्ते खुलने बाकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मयंक मौली बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आरजेडी की तरफ से मधु मंजरी जी जुड़ गई हैं और डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मयंक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं और मेरा सवाल सीधा है, माने चिराग नहीं माने, चिराग तले अंधेरा हो गया एनडीए में?
नहीं दीपक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि जो सुखद तस्वीरें अभी आपने दिखाई चिराग जी के आवास के बाहर से, और जैसा वो स्पष्ट बताता है, परिलक्षित करता है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके वो हनुमान भी जाने जाते हैं, कहे जाते हैं, और बड़े कहिए कि साफ गोई है, बड़ी शिद्दत से उस तमगे को वो अपने सीने पर ले करके घूमते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं। तो जैसा उन्होंने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, मुझे मेरे सम्मान की कोई चिंता नहीं है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए नेतृत्व में आप जब भी देखेंगे, हमने हमेशा गठबंधन के सहयोगी दलों का सम्मान किया है, उनका कभी निरादर नहीं किया। और ये आज से नहीं चला आ रहा है। आप तो सर पुराने पत्रकार हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना हो, हमने लगातार गठबंधन धर्म निभाया है, और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी भी जाती है। तो रही बात जो विगत एक आध दो दिनों से जो मीडिया हलकों में जो खबरें प्रसारित हो रही थी कि चिराग जी नाराज हैं या ऐसी वैसी कुछ किंचित खबरें चली, उन खबरों पे आज विराम लगता हुआ दिख रहा है, जैसा तस्वीरें स्पष्ट बता रही हैं आपके स्क्रीन पर भी। और एनडीए में सब कुछ ऑलवेज वेल है। अब बस महज घोषणा की तैयारी है। घोषणा होने के बाद बाकी जो भी संशय के थोड़े मोड़े भी जो बादल हैं वो भी छट जाएंगे। जी सर। ठीक है मयंक जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अरविंद मोहन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, चिराग मान गए हैं क्या? मान कोई बात का मंत्री रहते हुए और अब तक का जो व्यवहार है उससे लगता है कि मानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी है और कई बार लगता है कि वो उसके और भी पैर बढ़ाना चाहते हैं। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है कि अपनी ताकत से इमर्ज हों। नए जो बिहार के नेता हैं उनमें चिराग भी एक हैं, तो उनको ये लगता होगा कि कितने दिन दूसरों के सहारे करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से वो विकल्प उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब तक फाइनल यस ना आ जाए तब तक ये मानना चाहिए, क्योंकि 5 साल वो जब काम कर रहे हैं तो 5 साल पूरे हर ब्लॉक में उनके लोग हैं। ये कोई भी बिहार की पॉलिटिक्स जानता है उसको मालूम है कि ब्लॉक के लेवल पे भी उन्होंने अपने लोग तैयार किए हैं हर जगह। तो इसलिए वो सब लोगों का एस्पिरेशन होगा, खुद उनकी पॉलिटिक्स है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है बिहार के मामले में है अभी, अगर आप गौर करेंगे कि लड़ाई कहाँ से राजपूत ब्राह्मण भूमिहार से शुरू हुई है और ओबीसी पे आई है, और मुझे लग रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स इस बार दलित और अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स को ऊपर करेगी। तो उस गणित से भी देखें तो चिराग उनमें दावेदार हैं, सबसे मजबूत जो लोग उनमें चिराग भी एक। अब मैं एक एक सीट पे कुछ बातें करता हूं जो सीटें निकलकर सामने आई हैं। पहली सीट है गोविंदगंज की। यहां से बीजेपी के सुनील मणि हैं और सिटिंग विधायक, और वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए ये सीट मांग रहे हैं। संभव है? देखिए, राजू तिवारी भी बड़े परिवार के हैं, राजन तिवारी के भाई हैं और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं काफ़ी समय से। और जो भी इनकी पॉलिटिक्स चली है अब तक चिराग की, उसमें राजन तिवारी का हाल बड़ा है, उसमें राजू तिवारी का हाथ छोटा नहीं है, शुरू से वो रहे हैं। तो इसलिए उस सीट, पिछली बार उनका परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल से उस जगह उनको अच्छे वोट आए थे, तो इसलिए उनका वो क्लेम है। लेकिन सिटिंग एमएलए को हटा लेना और हटा के फिर इनको देना, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। और ख़ास तौर से गोविंदगंज जैसे क्षेत्र में जो ब्राह्मण और भूमिहारों के लिए, अगड़ों के लिए बिहार में बहुत थोड़े सीट ऐसे हैं जिनमें अब तक अगड़ा डोमिनेंस बचा हुआ है, उनमें गोविंदगंज भी एक है। मेरे ख्याल से अभी तक मेरी याद जितनी है उसमें गोविंदगंज कभी भी ओबीसी या दूसरे इसमें नहीं गया है। वो लगातार ब्राह्मण जीतते रहे हैं, बीच में भूमिहार 2 बार जीते हैं। तो इसलिए उस सीट के लिए बीजेपी भी अपना क्लेम वापस ले ले, ये भी आसान नहीं। लालगंज, बीजेपी के संजय कुमार मौजूदा विधायक के, चिराग ने इस पर भी अपना दावा ठोका। लालगंज भी उनके इलाके का है, पुराने हाजीपुर का इलाका है, तो इसलिए उस पॉलिटिक्स में उनको अपना वजूद बचाना है, तो लालगंज उनको चाहिए। और लालगंज भी मेरे ख्याल से अगड़ों के लिए, भूमिहारों के लिए ख़ास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, तो बीजेपी भी उसको आसानी से नहीं देगी। वैशाली, जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल हैं, चिराग अपने किसी करीबी का टिकट चाहते हैं। उस सीट पे लड़ाई काफ़ी टफ होगी मेरे ख्याल से, और जो टफ कैंडिडेट हैं उनमें मुन्ना शुक्ला की पत्नी भी एक हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ अभी ये कहना क्या होगा अभी और किसका क्लेम अभी भी मान लिया जाए। एक लड़ाई तो पहली यही है, तो इस लड़ाई पे भी बीजेपी छोड़ देगी आसानी से, क्योंकि बीजेपी के लिए यही मजबूत सीटें हैं जो आप गिनवा रहे हैं।
ये सीटें बीजेपी के लिए काफ़ी मजबूत हैं। और जो लड़ाई बीजेपी अभी लड़ रही है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स लेके, सबसे ज़्यादा वर्कर लेके, सबसे ज़्यादा लीडर की दिक्कत उसके यहाँ है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसोर्स लेके, आदमी लेके अगर वो चुनाव में, तो अपनी सीटें वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के पॉलिटिक्स नहीं चला सकती आगे। मटिहानी 2020 में पार्टी जीती लेकिन एमएलए जेडीयू में गया, अब इस पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। इस तरह की कई सीटें हैं, जैसे जो इनका एलजेपी का भी एकमात्र एमएलए जीता वो भी जेडीयू में चला गया। तो इसलिए वो सब इस व्यवहारिक पॉलिटिक्स की ये सब दिखते हैं, लेकिन वोट उन्हीं का हो ये भी कहना मुश्किल है। उम्मीदवार जब आता है तो अपने साथ वोट भी लाता है, पार्टी का भी वोट होता है, कुछ सोशल ग्रुप्स के भी वोट होते हैं, गठबंधन का भी वोट होता है, तो वही गठबंधन का भी वोट होता है, सोशल ग्रुप सपोर्ट करने वाले होते हैं उनका वोट होता है। तो इसलिए किसका क्लेम ज़्यादा है ये मेरे ख्याल जो बैठ के वहाँ तय कर रहे हैं उन लोगों का मामला है। सिकंदरा सीट हम के प्रफुल्ल मांझी के यहाँ से, और रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट पे भी सिर्फ रिजर्व वोट होता नहीं है, उसमें भी सिकंदरा की सीट मेरे ख्याल से वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुंबईरों का वोट है। तो बीजेपी उस क्लेम को, अगड़ों वाली सीटें जो हैं उन पे बीजेपी आसानी से, बल्कि अगड़ों वाली सीटों की पोजीशन ये आपको मैं बताऊं कि वहाँ आरजेडी और कांग्रेस में ये लड़ाई है कि वो कांग्रेस के मत्थे कर दो कि वो जाएं और हारें, और पिछली बार हारे हैं ऐसी सीटें। तो इसलिए जहाँ अगड़ा वोट है ठीक ठाक और मजबूत स्थिति में है, बीजेपी उस पर से क्लेम आसानी से नहीं छोड़ेगी। चकाई सुमित कुमार सिंह जो हैं, अब वो मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। वही वो नरेंद्र जी के पुत्र हैं और उनके दो बेटे लोग, नरेंद्र जी से वो पॉलिटिक्स आ रही है, तो इसलिए उनके दो बेटों में एक वो हैं। और वहाँ बल्कि उल्टा क्लेम एक वहाँ जेएमएम का एक क्लेम भी वहाँ आएगा। तो इसलिए चकाई सीट के लिए भी लड़ाई छोटी नहीं है और उसको भी छोड़ना आसान नहीं मेरे ख्याल। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, इन सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर चिराग कैसे निकाल के लाएंगे अपनी मन मर्जी की सीट, और बीजेपी आपके हिसाब से कितना एकोमोडेट कर पाएगी 26 सीटों तक? और सवाल सीटें कौन कौन सीटों का एकोमोडेशन की बात हाँ, कि सीटों का एकोमोडेशन 26 तक हो सकता है। 24 से 26 की बात चल रही है कि इतना तक बीजेपी इनको मना ली है एक तरह से, और ये मान भी गए हैं। पेच वही फंसा हुआ है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कुछ सीटें हैं जहां पर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, जहां ये चुनाव जीते थे पिछली बार एक सीट पर, कुछ सीटों पर ये दूसरे पोजीशन पर रहे थे, अब उन सीटों पर ये दावेदारी कर रहे हैं। उन सीटों पर मुझे नहीं लगता, जेडीयू ने तो साफ ही मना कर दिया कि नहीं, आप तो बीजेपी के पाले में हैं, अब हमसे बात मत कीजिए। तो राजकुमार सिंह जो जीते थे मटिहानी से, जेडीयू में चले गए थे, मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू वो सीट छोड़ेगी, क्योंकि राजकुमार सिंह का एक अपना पिताजी का प्रभाव था। कामदेव सिंह उनके पिताजी, बेगूसराय में उनका काफी एक प्रभाव था, और उन्हीं के प्रभाव की वजह से, ठीक है वो कैंडिडेट जरूर थे चिराग के, लेकिन वो जीत गए थे अपने पिताजी के प्रभाव से, बाद में जेडीयू में चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगी कि वो सीट इनको देने जा रही है। सिकंदरा में तो बिल्कुल जीतनराम मांझी की वो जीती हुई सीट है। जीतनराम मांझी से ऐसे ही इनके रिश्ते क्या रहते हैं वो सार्वजनिक है। तो अपनी जीती हुई सीट सिकंदरा जीतनराम मांझी इनको दे देंगे चिराग को, और मांझी कहेंगे कि ठीक है हम पैदल हो जाएंगे, ऐसी बात मुझे नहीं लगती। वो सिकंदरा की सीट भी मांझी छोड़ने वाले नहीं है। 4 ही सीट तो हम जीती थी, 3 मगध की सीटें थी और एक वो जमुई की सिकंदरा की सीट थी जहां वो जीते थे। सिकंदरा क्यों ये छोड़ दी? गोविंदगंज और ब्रह्मपुर की बात चल रही है, गोविंदगंज के लिए भी ये अड़े हुए हैं। बिल्कुल अरविंद मोहन जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनसे, कि वहां पर जीती हुई सीट बीजेपी चिराग को मनाने के लिए दे देगी, ऐसा संभव मुझे नहीं लगता है। और सुमित सिंह जहां से ये हैं, वहां वो सीट, वो तो बजाते निर्दलीय होते हुए भी उन्होंने सरकार को समर्थन किया, मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई। अब उनको नाराज करके और चिराग पासवान को जगह दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो चिराग पासवान को सीटों का नंबर हो सकता है 26 दिया जा सकता है। 24 से 26 जो खबरें आ रही थी कि 105 पर ये लोग शायद तैयार हुए हैं बीजेपी और जेडीयू लड़ने के लिए, और बाकी जो सीटें बच जाएगी उस पर ये इन लोगों को ये किया जाएगा। या 105 की भी बात चल रही है कि 205
में इन लोगों का बंटवारा होगा और बाकी जो बची हुई 38 सीटें हैं वो 38 सीटों में चिराग, जीतनराम मांझी और इनका जो उपेंद्र कुशवाहा है, इनको एक तरह से एकोमोडेट करने की बात चल रही है। ठीक है। अब जीतनराम मांझी तो पहले ही से वो रश्मि रथी का ये पढ़ रहे हैं, दे दो तुम मुझको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो 15 मांग रहे हैं, हमको लगता है कि 8-9 पर उनको मनाया जाएगा कि नहीं नहीं 8 ही पर मान जाइए आप या 9 पर मान जाइए। तो 26 से ज्यादा चिराग के हिस्से में सीटें दिखती नहीं है। और जिन इंडिविजुअल सीटों की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें चिराग सफल होंगे बीजेपी को दबाव बनाने में। ठीक है, मधु मंजरी जी कुशवाहा से आगे की बातचीत की शुरुआत होगी और समझेंगे कि ये गठबंधन के अंदर, यानी एनडीए गठबंधन के अंदर अगर खींचतान है तो महागठबंधन में कम नहीं है। वैसे में क्या हालात बनेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देश के नौनिहालों में ज्ञान और नैतिक मूल्यों का संचार करने वाले गुरुजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस ऐतिहासिक फैसले से शिक्षकों और उनके परिजनों को किसी भी बीमारी या आपातकालीन स्थिति में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, एक अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है, ये किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन का भी ऐलान किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। योगी सरकार का संकल्प, शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प। तो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीटों की किचकिच की। एक तरफ एनडीए में भी खींचतान चल रही है, आपको पता है चिराग पासवान रूठ रहे हैं, मनाया जा रहा है, फिर रूठ रहे हैं, फिर मनाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है, 26 के आसपास सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। लेकिन इसके क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं, मेरे साथ मयंक मौली जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मधु मंजरी कुशवाहा जी हैं जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। मधु मंजरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनकी खींचतान में तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले बात कि दीपक जी, आप देखेंगे कि कहा मतलब चिराग जी जो है हनुमान अपने आप को बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये हनुमान का अपमान है, क्योंकि हनुमान जी किसी शर्तों पे राम से प्यार नहीं किए थे, किसी शर्तों पे उनकी आस्था नहीं थी। लेकिन ये जो हनुमान है, कलयुग का हनुमान, जिनको कि कलंकित कर रहे हैं, हनुमान नाम का हनुमान में जिनमें आस्था है उनको कलंकित ये कर रहे हैं। और ये अपने शर्तों पे बात मनवाने के, राज्यसभा चाहिए, आयोग में चाहिए, ये चाहिए, इतनी सीट चाहिए। अगर सच में आप हनुमान होते तो आंख बंद करके अपने राम पे भरोसा करते हैं। ये तो हनुमान है ही नहीं। पहले तो इस शब्द को ही खत्म करनी चाहिए कि यह हनुमान है। ये हनुमान ने एक स्वार्थी, एक ऐसे स्वार्थी इंसान है जो चिराग कभी जला नहीं, वो चिराग कैसे एनडीए को रोशन करेगा ये मुझे नहीं समझ में आता। तो इनको तो सबसे पहले हनुमान बोलना बंद कीजिए। ये मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र है और इनमें भी थोड़ा थोड़ा अवसर है, वो जरूर है, लेकिन ये हनुमान तो है नहीं। हनुमान का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हनुमान नहीं है भाई। मयंक मौली जी कह दिया, मधु मंजरी जी ने, हनुमान नहीं है, हनुमान ना कहा जाए भाई। शर्तों पर भगवान राम से प्यार थोड़ी होता है कि 26 दोगे तभी प्यार करूंगा, राज्यसभा दोगे तभी प्यार करूंगा, एमएलसी दोगे तभी प्यार करूंगा, आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे तभी प्यार करूंगा। ये तो शर्तें वाली बात हो गई। मयंक मौली जी, ये कैसे हनुमान पाए हैं, ये कलयुग के कैसे हनुमान है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यदुमुल्ला पार्टी की प्रवक्ता महोदया जो है, अब चलिए अच्छा लगा सुन के कि उन्हें हनुमान जी के प्रति इतनी संवेदना है। वही नहीं तो पुरानी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा नहीं है जब यदुमुल्ला पार्टी के शिक्षा मंत्री श्री राम के औचित्य रामायण के बारे में भद्दी भद्दी गालियां दिया करते थे पब्लिक मंचों से। और यही वो पार्टी है ना जहां से अभी इनके
मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे इनके टिकट प्रार्थी हों, जो कि भूरा बाल साफ करो जैसी कई नारे लगा करके समाज में द्वेष फैलाने की बातें कर रहे हैं। अब इनसे किसने कह दिया भैया कि हमारे यहाँ क्या खींचतान चल रही है, क्या निकल, क्या ये वहां इनके नेता क्या वहां बैठे हैं? और रामायण का जब जिक्र हुआ है तो दीपक जी मैं भी रामायण का एक जिक्र कर देता हूँ। रामायण में प्रभु श्री राम ने कभी केवट महाराज का अपमान नहीं किया था, जैसे 2020 के कई टिकट घोषणा के दिन इनकी सभा से इनके जो अभी के अलाई हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, श्री मुकेश सहनी जी भरे आंसुओं के साथ और मुंह लटकाए जो बाहर निकले थे। तो केवट महाराज का अपमान जो है इनके नेता लगातार करते आ रहे। वैसे इनके नेता तो अंबेडकर जी का भी अपमान करते हैं, अभी ज्यादा पुरानी तस्वीरें हैं नहीं। यही आपके हनुमान पिछले बार आपके सहयोगी के लंका में देखिए, अब देखिए यदमुल्ला पार्टी की प्रवक्ता जी जो है यहाँ जंगल आग खिलाने आ गई। यदमुल्ला मैडम शांत हो जाइए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए मैडम। अभी मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मुझे जंगल आग मत फैलाइए, उसका ग्लिम्स मत दिखाइए। अब रही बात जो बाकी इनके यहाँ जो सर फुटबल की स्थिति है, जैसा मैंने सर आपको पहले भी बताया था, और दोनों प्रबुद्ध पत्रकार हमसे बहुत सीनियर बैठे हैं, वो इस पे ज्यादा विवेचना डाल पाएंगे। सर इनके घर में तो स्वयं सर फुटबल चल की परिस्थिति उत्पन्न है। बड़े भाई साहब को कहिए जायदाद और परिवार और बाकी चीजों से बेदखल कर दिया गया। हाँ, चार्जशीट में जरूर शामिल है, जिसपे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बड़ी बहन जिन्होंने की किडनी दी अपने पिता के लिए, एक नया सारे राजनीतिक दलों ने कहिए उस बात का, चाहे बिहार में हर एक व्यक्ति ने उस बहन की तारीफ की, हम भी उन्हें बहन मानते हैं। उन्हें जिस कदर दूध की मक्खी की तरह काम निकल जाने के बाद परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो अपने आप में शर्मनाक है। अब यदमुल्ला मैडम को नहीं पता नहीं इनके जो जयचंद है उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिख करके इनको भेजी है, लेकिन सीन तो सर अभी पार्टी में बहुत ही ज्यादा कहिए कि आपस में खींचातान है। अब स्थिति ये है कि जैसा हमारे नेता भी कहते आए हैं, अगर आज लालू प्रसाद यादव जी ये घोषित कर दें कि श्री तेजस्वी यादव जी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, तेज प्रताप होंगे या आदरणीय रोहिणी आचार्य जी होंगे, तेजस्वी यादव जी का तो भविष्य उसी दिन अधर में लटक जाएगा। तो जहां संशय की ये स्थिति है, वहां दूसरे के ऊपर आकर के हमले करना, और जिनके बारे में ये बात कर रही हैं श्री चिराग पासवान जी के पिताजी के बारे में, तो मैडम शायद भूल गई हैं कि श्री चिराग पासवान जी के पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि अब स्वर्गीय हैं, इनके और इनके नेता के बीच में संबंध कैसे रहे हैं। और जब उनकी मृत्यु हुई थी, अभी ज्यादा नहीं, ठीक कहिए 4-5 साल पुरानी बात है, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कहा था कि वो हमारे भाई और आज हमारे घर में उनके लिए खाना भी नहीं बन रहा है। ये है राजद का असली चेहरा, जो कि एक दलित दिवंगत नेता को भी उनके मरणोपरांत उन्हें मौसम वैज्ञानिक सरीके शब्दों से ये कहिए कि सुशोभित कर रही हैं, लिटरली उनका अपमान कर रही हैं। और मैडम देख रहा है, पासवान समाज जो है वो देखेगा अपने नेता का जो आपने अपमान किया है कि मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, मैं नहीं बोली, आप अपने बारे में बोलिए मैडम, आप यहाँ जंगल न फैलाइए। तो कितना दलितों का अपमान करते हैं राजद की पार्टी और राजद के नेता, जब वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को अपने पैर से लगाते हैं और बाकी इसके बाद कहने को और रह क्या जाता है। अब यदमुल्ला मैडम को सर या तो यदमुल्ला मैडम बोले या तो मैं बोलूं, मेरे बारे में देखिए जंगल। अच्छा, एक के ऊपर एक मत बोलिए, आप दोनों जूम पर जुड़े हुए हैं और दोनों की आवाज कटती है जब आप एक के ऊपर एक बोलते हैं। मैंगमौली जी बहुत लंबा बोली है, मंजू मंजरी जी, मधु मंजरी जी को जवाब देने का मौका दीजिए। मधु मंजरी जी, आपका टाइम। देखिए, सबसे पहली बात कि जब से हमारे भाई साहब जो हैं वो शुरू किए हैं, तब से लालू से लेकर के लालू परिवार, अब आदरणीय लालू जी के जो गथा गान कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आपको लालू चालीसा याद कर लेनी चाहिए और हर डिबेट में जाकर के वही बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। आप भूल गए हैं ना कि कैसे आप पिछले बार जो है जेडीयू को कैसे आपके चिराग ने किस तरह से आग लगाया था, ये शायद आप भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि किस तरह से आपका जो भी आपका प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक सब जो है ना वहां से आते हैं और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी से आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये डर जो आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आपको झलकता है और दिखता है, क्योंकि उनके किए गए कार्य जो है और आदरणीय लालू प्रसाद कैसे गरीब गुरबा के दिल में बसते हैं और वो जो डर आपके अंदर है वो दिखता है। तो परिवार से बाहर निकलिए भाई साहब, परिवार से बाहर निकलिए, लालू परिवार से बाहर निकलिए, अपनी बात गरीब है लालू परिवार, अभी बात करेंगे इस पे बात कीजिए ना।
तो बिहार की जनता को अच्छा लगेगा। आप बताइए बिहार की जनता के लिए आपने 20 वर्षों में क्या किया, कितनी फैक्ट्रियां आई, कितनी रोजगार आया, कितना क्या रोड मैप है आपका, इस पे बात कीजिए। तो बिहार के अब इतना 20 साल के बाद आपको वोट चोरी करने के लिए महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया डालना पड़ता है, इससे शर्मनाक क्या है? आज तक तो हम सोचते थे महिलाओं को दिन दहाड़े उठा के उनको ले जाके उनका बलात्कार करने के अच्छा है ना कि हम उनके खाते में 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए डाल रहे हैं। एक महिला होकर के महिलाओं के लिए तो कम से कम संवेदना रखिए मैडम। क्या करिए, एक के ऊपर एक नहीं, मयंक जी एक के ऊपर एक नहीं करने का काम कर रहे हैं आप। मधु जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात, फिर मैं मयंक जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, आप जिस तरह से आप देखिए, अगर 20 साल आप काम करने के बाद आपको महिलाओं के खाता में इलेक्शन से 5 दिन पहले पैसा देना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पूरे देश का, पूरे दुनिया में इससे कोई शर्मनाक बात है। ठीक है, मैं इसी सवाल को ले जाता हूं। मैं मधु मंजरी जी की बात से यहां पर एग्री करता हूं कि 20 साल शासन के बाद अगर आपको वोट पाने के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डालने पड़ रहे हैं, वोटों को खरीदना पड़ रहा है, तो यह बड़ी चिंताजनक बात है। मयंक बोली जी। देखिए, सबसे पहली बात दीपक जी, कोई वोट की खरीद नहीं है। ये महिलाओं के स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया नीतीश सरकार का एक पहल है, जिसको कि कहिए ये आज का योजना नहीं है, और कहिए बाकी लगभग सर अगर आप देखेंगे तो विगत 5 से 6 वर्षों में विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग स्वरोजगार की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण हो, महिला को उद्यमी बनाने, चाहे हमारे यहाँ जीविका दीदी हो जो कि 1 करोड़ समथिंग की संख्या में है। और रही बात जो मैडम कह रही है कि हमारे यहाँ हमने 20 वर्षों में क्या किया, मैडम सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का FDI लाया है हमारे यहाँ, जिसमें कि 1,67,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत हो करके कहिए कि हो गया। आप पटना में ही रहती है ना मैडम, बोरिंग रोड में जाइए, पीछे देखिए TCS का ऑफिस ऑलरेडी कार्यरत है। आप पता नहीं कहाँ किस नजर से देखती हैं सर, 1,67,000 करोड़ रुपए जो है वो आ करके ऑलरेडी फलीभूत हो चुका है। अब फिर देखिए ब्रेक के बाद आऊंगा तो विषय का परिवर्तन